हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म सफलता स्टडीज़ को करना। इस कड़ी के अंदर अपने बात कर रहे थे, सेम उसी की कड़ी के अंदर कंटिन्यू अभी चल रहे हैं और जैसा आपको पता होगा, हमने ज्योग्राफी के अंदर भारत का भौतिक विभाजन अपने लास्ट क्लास के अंदर शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकार अपने अच्छे से सिस्टम से पहले समझा था, उसके डायग्राम देखे थे और फिर इसको अच्छे से थ्योरी के रूप में अपने लिखा भी था और आपको मैंने ये भी बताया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन यानी कि एक सिस्टम के साथ में आपका प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ में हर टाइम रहे। आपको कुछ नहीं करना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, आप उनको आगे से आगे शेयर करना है। जिस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, सेम उसी प्रकार आने वाले टाइम में भी हमारे साथ जुड़े रहना। बस आप अपना अपना यही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आपके सिर्फ़ इसी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अपने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, उसी की कड़ी के अंदर आज बात कर रहे हैं। उसी की कड़ी में बात करें भारत के भौतिक विभाजन में, पहले तो आपको बता दूँ मैं क्या कुछ करवा चुका था। भौतिक विभाजन में आपको मैं क्या कुछ करवा चुका था, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको। पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये आपको मैं भारत के भौतिक विभाजन में क्या कुछ करवा चुका था, इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ। मैं आपको सबसे पहले कोबर भी बता चुका था, यानी कि कोबर ने जो सिद्धांत दिया था, कोबर ने जो भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, कोपर ने हिमालय से रिलेटिव जो सिद्धांत दिया था भूसन्नति का, ये भी अपने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने कहा भी एक हेरियस नाम का व्यक्ति था, हेरियस एक नाम का व्यक्ति था, इसने भी एक थ्योरी दिया था, उसका नाम था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। उसने एक थ्योरी दिया था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, यानी कि ये भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अपने इससे ये भी देख लिया था कि हिमालय कैसे बना था, ये भी देख लिया था कि हिमालय कैसे बना था और किस प्रकार हिमालय बना था, ये भी अपने यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में क्या चीज़ है, हिमालय के बाद मैंने आपको जब हिमालय पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो हिमालय के बाद में मैंने आपको बताया था भी हिमालय में कैसे कुछ पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ एक डायग्राम बना के दिया था, हिमालय में विस्तार को डिस्कस करेंगे, विस्तार के अलावा अपने क्या पढ़ेंगे, अपने ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय के अलावा मुख्य हिमालय के बारे में आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको पूर्वांचल पूर्वांचल हिमालय बताऊंगा, ये बताया था। ये देखो जो जितना पार्ट था, ये हिमालय का भौतिक विभाजन था। ये हिमालय का भौतिक विभाजन था, भौतिक विभाजन के अकॉर्डिंग बात किया था। फिर मैंने एक आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी बताया था। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी एक आपको मैंने ये आपको बताया था, बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने आपको प्रादेशिक विभाजन भी एक आपको मैंने बताया था, जिसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा था। हिमालय को 4 भागों में अपने बांटा था, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय, यानी कि 4 भागों में फिर अपने हिमालय को बांट के पढ़ा था। ये अपना इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे ये पढ़ लेंगे, आपका हिमालय जो भौतिक प्रदेश है बहुत अच्छे से सिस्टम के साथ में कंप्लीट हो जाए। देखो जहां तक मेरे को लग रहा है, आवाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाज बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होगी, एकदम बढ़िया से आपको आवाज समझ आ रही होगी, है ना। पहले तो देखो, ये तो वो है जो आपको मैंने पीछे लास्ट में करवाया था। ये तो वो जो कोबर आपको मैं लिखवा चुका था, ये तो वो है। मैं 1 मिनट सिर्फ पानी पी लूं। हाँ जी, देखो ये तो वो है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको विस्तार बहुत अच्छे से करवा के गया था। अगर थोड़ा सा बता दूं, सिर्फ 1 मिनट में बता दूं विस्तार कैसे। 3 लाइनें बनाई थी, यानी कि 3 हिमालय बताए थे। ये आपको याद होगा, 96 डिग्री शुरू किया था, 74 से शुरू किया था। लंबाई मैंने आपको 2400 किलोमीटर बताया था बहुत अच्छे से। इधर चौड़ाई ज्यादा बताई, इधर मीडियम था, इधर सबसे कम था। यहाँ से एक नदी बताई थी और यहाँ भी एक नदी बताई थी, यानी कि बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में आपको मैं पूरा करवा के गया था। अभी अपने को आगे चलना है, आगे चलना है, पढ़ना अपने को ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ना है? ट्रांस हिमालय पढ़ना है। ट्रांस हिमालय पहले होता क्या, पहले समझना जरूरी है। सर ट्रांस हिमालय होता क्या चीज है? ट्रांस हिमालय होता क्या चीज है, हमें ये समझना जरूरी है। हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा सर ट्रांस हिमालय क्या चीज है, ट्रांस हिमालय क्या बला है, ट्रांस हिमालय सर क्या चीज पड़ता है, क्या बला पड़ती है। हमें तो सिर्फ आप ये बता दो भाई ट्रांस हिमालय क्या पड़ता है, ट्रांस हिमालय क्या पड़ता है, हमें तो ये बता दो। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा ट्रांस हिमालय क्या पड़ता है, बस एक बार आपको समझना होगा। एक बार आपको मेरे साथ बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में समझना होगा, बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ में, फिर आपको मैं पूरा बता दूंगा ट्रांस हिमालय क्या चीज है।
ये मान के चलना हिमालय यहां से, हिमालय किससे बना हुआ? टैथी सागर से। हिमालय जो बना हुआ है ना वो टैथी सागर से मिला हुआ, हिमालय जो बना हुआ वो टैथी सागर से बना हुआ। ठीक है, बात क्लियर होती है। इसके जो नीचे का भाग था ना वो था गोंडवाना लैंड, इसके जो नीचे का भाग था वो था आपका गोंडवाना लैंड का बना हुआ, ऊपर का भाग था वो था आपका अंगारा लैंड से बना हुआ। वो किससे था? आपका अंगारा लैंड से। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। यानी कि इसी इसी हिमालय के जो उत्तर में, इसी हिमालय के जो उत्तर में ये जो पार्ट पड़ता है, इसी हिमालय के जो उत्तर में जो ये पार्ट पड़ता है ना, इसी पार्ट को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, इसी पार्ट को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। आप बोलो सर यानी कि फिर ये हिमालय का ही पार्ट है क्या? यानी कि जो ट्रांस हिमालय आप सर वो जो बात कर रहे हो, क्या ये हिमालय का पार्ट है क्या? मैं कहूंगा ये बिल्कुल भी हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपका बिल्कुल भी हिमालय का पार्ट नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों पार्ट नहीं है? देखो ट्रांस का मतलब हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में ट्रांस जो होता है ना, इसका हिंदी में मतलब पार होता है, यानी कि पार हिमालय, यानी कि पार हिमालय। अगर मैं इस साइड से देखूं यहां से तो अपने को ये इसके रोंग साइड यानी कि विपरीत साइड दिखाई देता है। कौन सी साइड? विपरीत साइड, विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ ये हिमालय के पार पड़ता है, ये हिमालय के पार पड़ता है, तो इसका इसका हिमालय से कोई लिंक नहीं है, हिमालय से इसका कोई लिंक नहीं है। अगर हिमालय से लिंक नहीं है यानी कि टैथी सागर से इसका कोई लिंक नहीं है, यानी कि टैथी सागर से इसका लिंक नहीं है, तो ऊपर पड़ता है अंगारा लैंड। ऊपर क्या पड़ता है? अंगारा लैंड। तो ये किससे बना हुआ है? अंगारा लैंड से बना हुआ है। इसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना इसलिए साथ में जरूरी समझते हैं अपने, क्योंकि ये जो भौतिक विभाजन है, ये जो भौतिक विभाजन है ना, ये राजस्थान के, इंडिया के हिमालय के अंदर ही पढ़ा जाता है, इंडिया के हिमालय के अंदर ये पढ़ा जाता है। इसलिए इसको अपने को साथ में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अपने को इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा। अभी अपने ट्रांस हिमालय को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, अभी अपने ट्रांस हिमालय को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, बहुत सिस्टम के साथ में अपने ट्रांस हिमालय पे बात करनी है। ध्यान से सुनना, क्या पढ़ने वाले बच्चे? बच्चे अपने पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय। अपने क्या पढ़ने वाले हैं सर? ट्रांस हिमालय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांस हिमालय। पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय होता क्या चीज है, ट्रांस हिमालय होता क्या चीज है। दो बातें आपको पहले बता दूंगा और फिर उसके बाद में सारी नोट करवा दूंगा। दो बातें पहले बता दूंगा और फिर आपको सारी इसकी नोट करवा दूंगा। जब इतनी बातें पता चलेगी तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा। ट्रांस हिमालय सुनना ध्यान से। पहले क्या बात ट्रांस हिमालय के बारे में दो बातें लिखवा दूं। पहले पहले बात लिखवा दूं, यानी कि ट्रांस हिमालय का उत्तर भारत में पड़ता है ट्रांस हिमालय, ये पार हिमालय होता है। इसका मतलब इसका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, ये अंगारा लैंड से बना हुआ। ये बेसिक बात है, ये अपने लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा अपने को मत्था नहीं मारना, ज्यादा कोई मत्था नहीं मारना। और दूसरी बात, इसकी ज्यादा हाइट भी नहीं है, इसकी ज्यादा हाइट भी नहीं है, लगभग 4500 मीटर के आसपास, 4500 से लेकर 5500 मीटर के आसपास इसकी हाइट जो पड़ती है। ठीक है, ये अपनी एवरेज हाइट है उसकी। तो ट्रांस हिमालय में 2 पॉइंट लिखते हैं, ट्रांस हिमालय में अच्छे से सिस्टम के साथ में 2 पॉइंट लिख देते हैं। ट्रांस हिमालय में क्या पॉइंट अपना? सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, ट्रांस हिमालय का शाब्दिक अर्थ पार हिमालय। ट्रांस हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या पड़ता है? पार हिमालय पड़ता है। दूसरा पॉइंट, ट्रांस हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ, क्योंकि उत्तर का जो भाग था उससे हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? अंगारा लैंड से। इसके अगर औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? बाद में सेट कर लेंगे एक बार। इस प्रदेश औसत ऊंचाई
ये याद रखना है अपने को, लगभग 4500 से लेकर 4500 मीटर से ये आपकी 5500 मीटर। ठीक है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक बात क्लियर होती है, यहां तक आपको बात एकदम क्लियर होती है कि ट्रांस हिमालय क्या चीज है, ये ट्रांस हिमालय क्या चीज है, ये बात क्लियर होती है क्या? एकदम आप बोलोगे सर एकदम हमसे कभी पूछ लेना चाहिए, रात में हमसे उठा के पूछ लेना, हमसे कुछ पूछ लेना ट्रांस हिमालय क्या है, इसका मतलब पार हिमालय। ट्रांस हिमालय अंगारा लैंड से बना हुआ इस प्रदेश के औसत ऊंचाई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांस हिमालय का हिमालय से कोई संबंध नहीं है। ट्रांस हिमालय का ट्रांस हिमालय का हिमालय से कोई संबंध नहीं है। इसका हिमालय से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं पड़ता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको यहां तक पता चला। अभी बात आती है सबसे मेन, अभी बात आती है सर ट्रांस हिमालय क्या कुछ है ये हमें बताओ। तो ट्रांस हिमालय समझना है तो ट्रांस हिमालय पढ़ने के लिए अपने को आगे जाना होगा। ट्रांस हिमालय समझने के लिए अपने को आगे जाना होगा, यहाँ पे एक डायग्राम से समझना होगा, एक डायग्राम से समझना होगा। क्या समझना होगा? ध्यान से समझना होगा। ये मान के चलना डायग्राम है जम्मू का। ये डायग्राम किसका है? मैं यहाँ पे जम्मू एंड लद्दाख का लिख दूं, जम्मू एंड ये जो यूटी पड़ता है यहाँ पे, यूटी जो पड़ता है लद्दाख, जम्मू एंड लद्दाख यूटी का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो आपका जम्मू एंड किसका है? जम्मू एंड लद्दाख यूटी का डायग्राम है। ये बात यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पे देखो इस प्रकार मैं आपको भौगोलिक प्रदेश की बात करता हूं एक बार मैं सिंपल सी भौगोलिक प्रदेश की बात करता हूं। फालतू में आपको यहाँ पे बात किसी प्रकार की नहीं करने वाला, फालतू बात किसी प्रकार की नहीं करने वाला। यहाँ पे तो देखो ये आपका हिमालय था, ये आपको मैं इस कलर में जो बना रहा हूं ना, इस कलर में जो बना रहा हूं ये आपका हिमालय, यहाँ पे जो बना रहा हूं ना ये आपका हिमालय है। ये तो आपका क्या हिमालय, ये जो मैंने आपको बना के दिया ये आपका हिमालय। लेकिन इस हिमालय के ऊपर जो बना रहा हूं, इसी हिमालय के ऊपर जो बना रहा हूं, इसी हिमालय के ऊपर जो बना रहा हूं वो ध्यान से समझना वो क्या है। जैसे एक का मैंने आपको ये बना के दिया, जैसे मैंने एक आपको ये बना के दिया, और जैसे मैंने एक आपको ये बना के दिया, जैसे मैंने एक आपको ये बना के दिया, और जैसे मैंने एक आपको ये बना के दिया। यानी कि ये जो तीन चीजें आपको मैंने रेड कलर में बताई है ना, जो तीन चीजें आपको मैंने रेड कलर में बताई है, ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या चीज है? आपको रेड कलर में क्या चीज बनाया मैंने? ट्रांस हिमालय बनाया। साइड में लिख दूं, साइड में लिख दूं सर ट्रांस हिमालय कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय की बात करूं, ट्रांस हिमालय आपका रेड कलर वाला है। ट्रांस हिमालय कौन सा है? आप बोलो सर ये ब्लू वाला कौन सा है? ये ब्लू वाला कौन सा कलर है? तो ब्लू वाला कुछ नहीं पढ़ना, ब्लू वाले में ज्यादा मत्था नहीं मारना, ज्यादा मत्था अपने को ब्लू वाले में नहीं मारना। ये कौन सा है अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को कोई ट्रांस हिमालय सुनना, ये हिमालय पड़ता है। ये आपका मेन क्या पड़ता है? हिमालय पड़ता है। ये आपका मेन जो पड़ता है, ये मेन पार्ट किसका है? ये मेन पार्ट आपका हिमालय का पड़ता है। ये मेन पार्ट आपका हिमालय का पड़ता है, इसको बोलते हैं हिमालय। लेकिन ये ऊपर ट्रांस हिमालय जो अंगारा लैंड से बना हुआ, जिसका वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड और उसका टेथी सागर से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इसकी तीन श्रेणी है, टोटल इसकी तीन श्रेणी है। ये जो श्रेणी पड़ती है ना, इस श्रेणी को, ये जो श्रेणी पड़ती है, ये जो श्रेणी पड़ती है, इस श्रेणी को कहा जाता है, इस श्रेणी को कहा जाता है कराकोरम श्रेणी। इस श्रेणी को कराकोरम श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को कराकोरम श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को कराकोरम श्रेणी कहा जाता है। यह जो श्रेणी पड़ती है इसे लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को लद्दाख श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नीचे जो श्रेणी पड़ती है इसे जास्कर श्रेणी कहा जाता है, इसको जास्कर श्रेणी कहा जाता है। ये जो श्रेणी है इसे जास्कर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तीन प्रकार की ट्रांस हिमालय में श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तीन श्रेणी है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी पड़ती है। ठीक है, इसी के ऊपर बात करूं, यहाँ पे
यहाँ पे यानी कि कौन सी श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं? आपकी कराकोरम श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, आपकी कराकोरम श्रेणी की बात कर रहा हूं। कौन सी की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? मैं आपकी कराकोरम श्रेणी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपकी कराकोरम श्रेणी की। हाँ, एक प्रकार एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे बता दूं, अपने जो पढ़ रहे हैं ना, अपने जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। अपने जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अपने जो पढ़ रहे हैं वो अपने ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं और ऊपर एक अच्छा सा लिख दूं, मैं एक अच्छा सा लिख दूं यहाँ पे, ट्रांस हिमालय। अपने जो पढ़ रहे हैं ना वो क्या पढ़ रहे हैं? वो अपने ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। अपने जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? वो अपने ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, अपने ट्रांस हिमालय को कंप्लीट कर रहे हैं। ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते। ये समझ रहे थे? हाँ सर, यही समझ रहे थे सर, यही समझ रहे थे, हमें तो यही समझना है। ठीक है, सुनो, ये जो चोटी है, ये जो आपको मैंने चोटी बता रहा हूं, यानी कि इस चोटी की बात करूं, इस चोटी की बात करूं, इस चोटी का नाम है K2। इस चोटी को K2 बोलते हैं। इस चोटी को क्या बोलते हैं? इस चोटी को K2 बोलते हैं। इस चोटी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इसे K2 कहा जाता है। ये K2, ये जिसका नाम गोडविन, जिसका नाम गोडविन ऑस्टिन है, जिसका नाम गोडविन ऑस्टिन है, जिसका नाम गोडविन ऑस्टिन है, वैसे उसे K2 कहा जाता है। वैसे इसे K2 कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 है, 8611 मीटर ऊंची है। ये 8611 मीटर ऊंची है। इसके बारे में खासियत क्या है? भारत की, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की, भारत की, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? गोडविन ऑस्टिन या फिर K2, जो कराकोरम श्रेणी में पड़ती है। जो कहां पे पड़ती है? जो कराकोरम श्रेणी में पड़ती है। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये भारत की कैसी है? ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि कराकोरम श्रेणी में पड़ती है। फिर बात करता हूं मैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं कराकोरम श्रेणी के बाद में, यहां पे एक और बात करूं। कराकोरम श्रेणी के ऊपर एक दर्रा पड़ता है बच्चे, यहाँ पे कराकोरम श्रेणी के ऊपर एक दर्रा पड़ता है, यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे को यहाँ पे, इसको हिलना नहीं है, इसको हिलना नहीं है। कराकोरम श्रेणी पे एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे को यहाँ पे, इस दर्रे की बात करूं, यहाँ पे इस दर्रे को कहा जाता है कराकोरम दर्रा। इस दर्रे को कराकोरम दर्रा कहा जाता है, कराकोरम दर्रा कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ता है? कराकोरम दर्रा पड़ता है, जो कि इसी कराकोरम दर्रे के आसपास में अपने को सबसे ऊंचा स्थल दिखाई देता है, सबसे ऊंचा स्थल दिखाई देता है। ये बात होती है कराकोरम श्रेणी की। फिर बात करता हूं मैं लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है ना, वैसे इसका अपने पास में नाम लद्दाख है, वैसे इसका अपने पास नाम यहाँ पे इसका लद्दाख है। वैसे इसका यहाँ पे नाम लद्दाख पड़ता है, यहाँ पे इसका नाम लद्दाख पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ इसे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसे इसे लद्दाख श्रेणी नहीं कहते। यहाँ पे इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, यहाँ पे इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, यहाँ पे इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। और कैलाश पर्वत कहाँ पे कहा जाता है? ये आपके तिब्बत के पठार में कहा जाता है, ये आपके तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में कहा जाता है। तिब्बत के पठार में अगर बात करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? तो तिब्बत के अंदर, वैसे तिब्बत लिख दो चलेगा, ओनली आप तिब्बत लिख दो चलेगा, तिब्बत लिख दो ओनली चलेगा। तिब्बत के अंदर इसे क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। यहां से सारी बातें पता है क्या? एकदम मामला अंडर कंट्रोल है क्या? इसके नीचे एक झील पड़ती है, इसके नीचे एक झील पड़ती है, यहाँ पे कैलाश पर्वत के नीचे यहाँ पे एक झील पड़ती है। इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। इस झील को मानसरोवर इसे मानसरोवर झील कहा जाता है। इसे कौन सी झील कहा जाता है? इसे प्यारे बच्चों मानसरोवर झील कहा जाता है, जो कहाँ पे पड़ती है? कैलाश पर्वत में पड़ती है। जो कैलाश पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, जो कैलाश पर्वत की बच्चों, यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कैलाश पर्वत की जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, कैलाश पर्वत की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, उस हाईएस्ट पीक को राकापोसी कहा जाता है। उसे राकापोसी कहा जाता है। ये जो आपकी पड़ती है, ये राकापोसी,
ये राकापोसी जो पड़ता है, ये रोकापोसी कैलाश पर्वत की सबसे हाईएस्ट चोटी, राकापोसी चोटी। सबसे ऊंची कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची जो कौन सी पड़ती है, तो ये राकापोसी आपकी चोटी पड़ती है। दूसरी बात और बता दूं, दूसरी बात क्या आपको बता दूं, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां से जहां पे लद्दाख है, वहां जहां पे लद्दाख है ना, जहां पे लद्दाख है वहीं पे एक पठार है, यहाँ पे एक पठार पड़ता है, जहां पे लद्दाख है ना वहां पे एक पठार पड़ता है, जहां पे आप लद्दाख कह रहे हो सर वहां पे एक पठार पड़ता है, जो पठार भी पड़ता है भारत का एक मरुस्थल भी पड़ता है, जो पठार भी पड़ता है और भारत का एक मरुस्थल भी पड़ता है, पठार भी पड़ता है और भारत का क्या पड़ता है, एक मरुस्थल भी पड़ता है। यहां से 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए, यहां से 3-4 बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि पठार भी है और मरुस्थल भी है। जो ग्रीन सा दिख रहा है ना आपको, जो ग्रीन सा दिख रहा है, जो आपको ग्रीन सा दिख रहा है, इसके बारे में बताना चाहूं, इसके बारे में अगर बताना चाहूं तो ये जो पड़ता है, ये जो पड़ता है, इसके बारे में बताऊं तो इसे लद्दाख का पठार बोलते हैं, इसे लद्दाख का पठार कहा जाता है, इसे लद्दाख का पठार है। ये शुष्क मरुस्थल भी है, एक प्रकार का ये कैसा मरुस्थल भी है, ये एक प्रकार का शुष्क मरुस्थल भी है। शुष्क क्या, सॉरी, हाँ वैसे बात करूं तो ये ठंडा मरुस्थल है, वैसे ठंडा मरुस्थल है, वैसे बात करूं तो ये ठंडा और शुष्क मरुस्थल है। ये बात आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए, मामला एकदम अंडर कंट्रोल होना चाहिए, मामला एकदम हाथों में होना चाहिए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो समझ में नहीं आया सर, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो हमें समझ में नहीं आया। एकदम एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ में हम आपको सिस्टम दे रहे हैं, एकदम नंबर 1 क्वालिटी के साथ में आपको सिस्टम दे रहे हैं। आपको यहां तक कितनी बातें समझ में आई क्या, यहां तक समझ में आई तो फिर मैं और बातें भी बताऊं, पहले डायग्राम पूरा बन जाए उसके बाद मैं कंप्लीट बातें बहुत कुछ बताने वाला हूं। पहले डायग्राम पूरा बन जाए, मेरे को जहां तक लग रहा है आवाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जास्कर श्रेणी की बात करता हूं, जास्कर श्रेणी सुरु व कर्णाली नदी पड़ती है। जास्कर श्रेणी की बात करूं, 2 नदियां पड़ती है, एक का नाम तो यहाँ पे सुरु नदी है, एक का नाम तो यहाँ पे सुरु नदी है। कौन सी, तो यहाँ पे सुरु नदी पड़ती है, एक यहाँ पे कर्णाली नदी पड़ती है। 2 नदियां पड़ती है सुरु व कर्णाली, इसी के बीच में है ये सुरु नदी है और ये यहाँ पे कर्णाली नदी है, ये यहाँ पे कर्णाली नदी है। सुरु व कर्णाली के मध्य जो श्रेणी पड़ती है उसे जास्कर श्रेणी कहा जाता है और इसके बीच में से एक नदी बहती है, इसके बीच में से एक नदी बहती है। उस नदी को बात करूं, इस नदी को सिंधु कहा जाता है, इस नदी को सिंधु कहा जाता है। ये जो बीच में से नदी बहती है इस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है, इस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। जो बीच में से नदी बहती है ना इसे सिंधु नदी कहा जाता है, ये जो आपकी नदी पड़ती है इसे सिंधु नदी कहा जाता है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात ये हुई, सिंधु नदी किन किन के मध्य से बहती है, सिंधु नदी किन किन के मध्य से बहती है, तो पता होना चाहिए लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती आपकी कौन सी नदी, सिंधु नदी। यहां तक मामला अंडर कंट्रोल है क्या, यहां तक मामला अंडर कंट्रोल है क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक है हम तब तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले मैं पूरा कराकोरम को समझा देता हूं, अभी पहले मैं पूरा का पूरा कराकोरम को समझा देता हूं और उसके बाद आगे चलूंगा। अभी पहले मैं पूरा कराकोरम को समझाऊंगा, पहले कराकोरम की बातें लिखेंगे उसके बाद में आगे चलेंगे। सुनो ध्यान से, कराकोरम श्रेणी ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की भी सबसे उत्तरी श्रेणी पड़ती है। ओके, एकदम मामला अंडर कंट्रोल है। कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडवी नास्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह भी बात एकदम सही है। कराकोरम श्रेणी पे कराकोरम दर्रा स्थित पड़ता है। कराकोरम के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्तोरो, हीस्पायर, बतूरा, व्याफो, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर पड़ते हैं जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर है। यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पड़ता है कारगिल, इसी कारगिल के लिए यहाँ पे पड़ता है।
ये जो आपका कराकोरम है, यानी कि कराकोरम जो श्रेणी पड़ती है, यहाँ से नुब्रा घाटी स्थित है। कराकोरम जो दर्रा पड़ता है ना, कराकोरम या फिर जो सियाचिन दर्रा पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन से ही नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी को 3 भुजाओं वाली नदी कहा जाता है। जो नुब्रा घाटी पड़ती है, नुब्रा घाटी भारत में कैरिबियन ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। कैरिबियन ऊंट वो ऊंट होते हैं जो कि 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। तो यह जो घाटी पड़ती है 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक बात का अंडर कंट्रोल है क्या, तो अपने काराकोरम श्रेणी को अच्छे से नोट करते हैं। पहले तो बता दूं आपको, जो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां होती है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, वहां पे पीछे लिख लेते अपने, एक जगह पड़ी है ना। हाँ, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी, ट्रांस हिमालय की कुल 3 श्रेणियां हैं। नाम कौन कौन से नाम लिख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सी थी भाई, कराकोरम श्रेणी। सबसे ऊपर कौन सी, कराकोरम श्रेणी। ये बात क्लियर है क्या। 2 नंबर पे बात करता हूं तो यहाँ पे श्रेणी पड़ती है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। 2 नंबर पे जो श्रेणी पड़ती है उसे लद्दाख श्रेणी। मामला एकदम अंडर कंट्रोल है क्या। 3 पे जो श्रेणी है उसे बोलते हैं जास्कर श्रेणी, उसे क्या बोलते हैं, जास्कर श्रेणी। मामला एकदम अंडर कंट्रोल है क्या, एकदम मामला अंडर कंट्रोल होना चाहिए। 3 आपकी श्रेणी पड़ती है, तीनों के तीनों श्रेणी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तीनों को तीनों श्रेणी क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें तो आप एक एक श्रेणी समझा दो, एक एक श्रेणी पे समझा क्या, तो समझा तो दिया, हमें तो लिखवा दो। तो हेडिंग लगाते हैं कराकोरम श्रेणी, हेडिंग क्या लगाते हैं, कराकोरम श्रेणी। हेडिंग लगाते हैं अपने कराकोरम श्रेणी को। हाँ, कराकोरम श्रेणी में लिखना शुरू करते हैं, आराम से बढ़िया से लिखेंगे, एकदम सिस्टम के साथ में जितनी बातें बोली वो सारी सारी लिखेंगे अपने। पहला तो क्या यह है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। पॉइंट, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तीसरा पॉइंट, इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी भाई, गोडविन आस्टिन K2, K2 अस्थित है।
यहां तक मामला अंडर कंट्रोल है क्या? मामला अंडर कंट्रोल है क्या? देखो समझ आए तब तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, समझ आए तब तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन आस्ट्रिड। इस श्रेणी में कराकोरम दर्रा स्थित है, जो कि भारत व चीन को जोड़ता है। यानी कि नीचे भारत ऊपर चाइना पड़ता है ना सबसे ऊपर, जो कि यहाँ पे देख लो नीचे भारत ऊपर चाइना है, तो ये भारत और किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है, जो कि भारत व चीन को जोड़ता है, जो कि किसको जोड़ता है? भारत व चीन को जोड़ता है। यहां तक मामला अंडर कंट्रोल है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सुनना। इस श्रेणी में एक बात हो रहा है इंपॉर्टेंट, इस श्रेणी में अनेक ग्लेशियर स्थित है, जैसे ग्लेशियर के नाम है, जैसे सियाचिन, बालतोरो, इस्पार, बतूरा, याफो आदि। ये यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? ग्लेशियर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? ग्लेशियर पढ़ते हैं। यहाँ तक बापला मामला अंडर कंट्रोल है क्या? यहाँ तक समझ आ गया क्या सबको? यहाँ तक समझ आ गया क्या सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक एकदम किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे ग्लेशियर, आगे आगे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी घाटी में? नुब्रा घाटी में स्थित है। ये बात पता होनी चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे? नुब्रा घाटी में, ठीक है। और नुब्रा घाटी यहीं पे लिख लेता हूं, और नुब्रा घाटी, और नुब्रा घाटी तीन भुजाओं वाली घाटी है। नुब्रा घाटी कैसी घाटी है? तीन भुजाओं वाली घाटी है। नुब्रा घाटी कैसी घाटी है? तीन भुजाओं वाली घाटी, ठीक है। आगे लिखते, हाँ, नुब्रा घाटी भारत में, नुब्रा घाटी भारत में किसके लिए? कैरेबियन ऊंट के लिए। कैरेबियन ऊंट, इसको दो कुबड़ वाला ऊंट बोलते हैं। इसको कौन सा? नुब्रा घाटी भारत में दो कुबड़ वाले, भारत में कैरिबियन ऊंट के लिए सिद्ध है, ठीक है। ये बात है, यहां तक आपकी क्लियर। अगला पॉइंट,
सियाचिन ग्लेशियर में, आवाज देखो एकदम समझ आ रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है क्या, ये बता दो पहले। आवाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में कारगिल स्थित है, एक जिला पड़ता है कारगिल, लद्दाख का जिला पड़ता है कारगिल, कारगिल स्थित है। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल में शामिल किया जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, हाँ सुनना ध्यान से, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सुनना। यहाँ पे आपकी जो कराकोरम दर्रा है, इसी दर्रे के पास में, ये जो आपका कराकोरम दर्रा पड़ता है, इसी दर्रे के बिल्कुल पास में, इसी दर्रे के बिल्कुल पास में यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है, इसी दर्रे के पास में यहाँ पे ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। इसी दर्रे के बिल्कुल पास में पड़ता है। ये जो दर्रा पड़ता है कराकोरम दर्रा, ये अपने इसको लिंक करता है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर क्या चीज है, इसी के ऊपर, इसी ग्लेशियर के पास में पड़ता है आपका कारगिल। तो कारगिल आपने नाम सुना होगा, कारगिल जो आपने नाम सुना होगा, जो लद्दाख का एक जिला भी पड़ता है कारगिल, जो लद्दाख का जिला भी है, वो इसी ग्लेशियर के ऊपर पड़ता है। इसी ग्लेशियर की मैंने आपको यहाँ पे बात नोट करवाई है। ये जो बात है कि जो सियाचिन ग्लेशियर कारगिल स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया, काफी बार। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरिबियन ऊंट, याद रखना। भारत में जो नुब्रा घाटी पड़ती है, यानी कि सिंधु की सहायक नदी, भारत की जो नुब्रा घाटी है, तो ये पूरे विश्व में या फिर मैं भारत में बात करता हूं, पूरे एशिया के अंदर कैरिबियन ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। ठीक है, फिर अभी मैं आपको पहले समझा देता हूं पीछे का, पहले मैं पीछे का आपको ये समझा दूं। ये जो आपका पर्वत है, ये जो पीछे का आपका पर्वत है, ध्यान से सुनना, जो आपको मैं समझा भी चुका हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी इसको अपने को लिखना पड़ेगा। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां थी, मैंने पीछे नोट भी करवा दिया, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी। तो इसकी सबसे उत्तरी श्रेणी है वो आपकी कराकोरम श्रेणी। ठीक है, अभी बात आती है इसकी, पहले सारी बात इसको मैं नोट करता हूं। ये लद्दाख श्रेणी जो पड़ती है, ट्रांस हिमालय की भारत में दूसरी श्रेणी है, पहला पॉइंट। ट्रांस हिमालय की भारत में दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो लद्दाख श्रेणी पड़ती है, इसको भारत में लद्दाख श्रेणी व चाइना में से कैलाश पर्वत कहा जाता है। जो आपने कभी सुना होगा, ये जो शिव जी कहाँ पे गए थे, कैलाश पर्वत पे गए थे, तो ये जो कैलाश पर्वत है किसी अलग प्रकार का नहीं है, ना कोई बाहर पड़ता। ये जो लद्दाख श्रेणी भारत में, इसको ही चाइना में कैलाश पर्वत बोलते हैं। और यहाँ पे जो इलाका पड़ता है चीन का, इसको तिब्बत का पठार बोलते हैं, तो इसको तिब्बत में बोलते हैं। इसको चाइना नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने तिब्बतियन इलाका पड़ता है चाइना के साथ में, उसके अंदर ये पड़ता है, यानी कि तिब्बत के पठार में इसको बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो लद्दाख श्रेणी है, इसके नीचे यहाँ पे एक झील पड़ती है, उसे मानसरोवर झील कहा जाता है। उसे कौन सी झील? मानसरोवर झील है, जो भारत के थ्रू भी यहाँ पे एक जो पर्यटक यात्रा है या फिर धार्मिक यात्रा भारत सरकार के द्वारा जो करवाई जाती है, वो इसी झील की करवाई जाती है। यहाँ पे अच्छे धार्मिक केंद्र भी है। वो कौन से दर्रे से अपनी गाड़ियां जाती है, वो अपने जब दर्रे पढ़ेंगे तब आपको मैं पढ़ा दूंगा। अभी यहीं से झील से एक नदी निकलती है, इसको सिंधु नदी बोलते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इसकी बात बता दूं। यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, इस हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में, यहाँ पे पूरा जो क्षेत्र है हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में, यानी कि यहाँ की जो नदियां आएगी ना, यहाँ से जो बरसात आएगी, वर्षा आएगी, मानसून आएगा, वो इससे पार नहीं जा पाएगा। इससे पार नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे वनस्पति नहीं होगी। यहाँ पे शुष्क वनस्पति देखी जाती है। ठंडा इलाका पड़ता है क्योंकि साइबेरिया से ठंडी पवनें आती है, इसलिए भारत का इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसलिए भारत का इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, लद्दाख का पठार। दूसरी बात, इसकी जो ऊंचाई पड़ती है 4800 मीटर है, ऊंचाई 4800 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार। अगर भारत का सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सा पठार? लद्दाख का पठार। ये बात क्लियर होती है। दूसरी बात, ये लद्दाख का पठार भी है और इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लद्दाख की जो श्रेणी पड़ती है, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसे राकापोसी कहा जाता है। इसे राकापोसी कहा जाता है। वो इसकी सबसे ऊंची नहीं
नहीं है, केवल इसकी लद्दाख श्रेणी की वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर पता होनी चाहिए। एक बात और बता दूं, ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। क्या होता है? लाख दर्रों का घर। अभी जो 4-5 पॉइंट आपको मैंने बताया, इसको मैं यहाँ से अच्छे से नोट करवा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपको काराकोरम श्रेणी मैंने पूरी नोट करवा दी अच्छे से। अभी मैं आपको यहीं से नोट करवाना शुरू कर देता हूँ लद्दाख श्रेणी। ध्यान से बस समझा हुआ है, तो अगर समझा हुआ है तो नोट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर समझा हुआ है तो मेरे को लगता नहीं नोट करने में आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अपनों ने समझा था, बहुत अच्छे डायग्राम के साथ में समझा था, इसलिए अपने को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करनी। नीचे एक लाइन तो लिखी जाएगी, तो अपने पहले एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे। ध्यान से सुनना, साथ में समझते रहना, मैं बोल बोल के फिर लिखवाऊंगा ताकि आपको आराम से समझा जाए। ध्यान से सुनना, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है, जिसे मैं चीन नहीं लिखूंगा, तिब्बत ही लिखूंगा, जिसे तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। आज के बाद ध्यान रहेगा, कैलाश पर्वत कुछ अलग नहीं है, अपना वाला इलाका है वो, कैलाश पर्वत कहा जाता है। बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, यहाँ तक ठीक रहेगा। इस पे ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि दिक्कत करेगा। अपने आगे चलते हैं, लद्दाख श्रेणी का दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में, उत्तर में लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार स्थित है, जो कि भारत का, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, एक यहीं पे नोट करके लिखवा दूं एक बात अलग से, यह भारत का ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है। गर्म तो कौन सा है? थार का मरुस्थल। लेकिन ठंडा कौन सा है? ये पड़ता है। अगला पॉइंट लिखवा देता हूं, ये समझा हुआ है सारी बातें अपनी। अगला पॉइंट, यहां पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है, शुष्क वनस्पति, क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि हिमालय के, क्योंकि हिमालय के वृष्टि प्रदेश में है, वृष्टि प्रदेश। वृष्टि प्रदेश कौन सा होता है? यानी कि जो बैक साइड होता है प्रदेश में। ठीक, हाँ। अगला पॉइंट यहाँ पे, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा अपने को। राकापोसी जो इसकी सबसे ऊंची है, ऊंचाई याद रखो तो ठीक है, वरना ना रखो तो भी चलेगा, इतना नहीं पूछा जाता। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा। लास्ट पॉइंट, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर, लाख दर्र, लाख दर्रों का घर। दर्रे अपने पढ़ेंगे, कम से कम 20-25 दर्रे आपको बताऊंगा, यानी कि वो किस किस को लिंक करता है। ये आपको बात यहां से समझाई होगी। अब पूरी के पूरी
हाँ यहाँ पे मैं सही कर दूं इसको। अब मैं पूरा आपको रिवाइज करवा दूं अच्छे से डायग्राम के साथ में क्या कुछ पढ़ा था। ठीक है, यहीं से अपने स्टार्ट किया था, पहले इसको समझा था बहुत अच्छे तरीके से, आगे सुनना। ये पूरा ट्रांस हिमालय मैंने लिखवा दिया समझा के, इसकी ऊंचाई कितनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। ट्रांस हिमालय से हिमालय का कोई लिंक नहीं है, नाम जरूर हिमालय लगा हुआ है, हिमालय से कोई किसी प्रकार का लिंक नहीं है इसका। फिर आपको डायग्राम से तीनों श्रेणियां बताई, लेकिन जहां तक आपने काराकोरम श्रेणी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और लद्दाख श्रेणी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके, समझ भी चुके और कंप्लीट भी कर चुके। जास्कर श्रेणी भी समझ चुके बहुत अच्छे से, जिसपे आपको मैंने काराकोरम श्रेणी बहुत सिस्टम के साथ में लिखवाया, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते वो सारे मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने यहाँ से कंप्लीट करवा के लद्दाख श्रेणी यहाँ से लिखवाना शुरू किया, और यहाँ पे आपकी लद्दाख श्रेणी बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में कंप्लीट हो जाती है। जहां तक मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। जैसे टॉपिक पूरा हो जाएगा अपन इसके एमसीक्यू भी लेके आएंगे, और बिल्कुल पेपर के पैटर्न के ऊपर रहेंगे एमसीक्यू, किस प्रकार एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।